दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम समर्पित है उन सब किसान भाइयों बहनों को जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे किसान भाई बहनों तक वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा पाएं जिनके माध्यम से किसान भाई लाभान्वित हों और खेती को लाभ का धंधा बना सकें। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय है रबी फसलों की तैयारी। रबी फसलों की तैयारी किस प्रकार की जाए, क्या क्या उपाय उनमें करने चाहिए और तैयारियों के बारे में हम आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे जो विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. तिवारी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं फसल उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र सागर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। साथ ही हमारे बीच में सफल किसान श्री जयराम गायकवाड़ जी भी मौजूद हैं। जयराम गायकवाड़ जी ग्राम बघौली बैतूल से हैं। जयराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि रबी की फसलों के बारे में आज का हमारा जो प्रोग्राम है, रबी की फसलों के बारे में यदि खेत की तैयारी की बात की जाए तो खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए? जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रबी का सीज़न शुरू हो चुका है और अब हमको अपनी आगामी रबी फसलों के लिए तैयारी करना है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे किसान भाई अपनी जो है तैयारी सुनिश्चित कर लें। सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम किसान जो है वो अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज की व्यवस्था कर ले। साथ साथ हमको ये भी आवश्यक है कि हम अपनी ज़मीन की भी तैयारी कर लें अच्छे से। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी अभी खरीफ की फसलें लगी हुई हैं उनकी कटाई के उपरांत किसान भाई खेत को कम से कम जुताई करके 5-7 दिन के लिए खुला छोड़ें, ताकि सूर्य के प्रकाश में सीधे संपर्क में आकर के जो भी हमारी मिट्टी में अनवांटेड जो अवांछित फफूंद और ये सब चीज़ें जो पड़े हैं, खरपतवार के बीज, ये सब जो है नष्ट हों। तो इसलिए आवश्यक है कि मिट्टी को कम से कम 1 हफ्ते के लिए खुला छोड़ें ताकि वो सूर्य से उपचारित हो सके। ये बहुत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जुताई के बाद कम से कम उसको 1 हफ्ते के लिए आवश्यक रूप से खुली रोशनी में, सूर्य की धूप में उसको छोड़ देना चाहिए। बात करते हैं ज़ीरो टिलेज की बुआई के बारे में। डॉक्टर साहब, ज़ीरो टिलेज से जो बुआई की जाती है, किस प्रकार से बुआई होती है, इसके बारे में आप हमारे कृषक भाइयों को बताइए। जी, जीरो टिलेज एक बुआई की हमारी पद्धति है और इस पद्धति में एडवांस मशीन सभी आ गई हैं। हैप्पी सीडर और एडवांस हैप्पी सीडर्स मशीन्स आ गई हैं। इस मशीन के उपयोग से किसान जो है एक बार में ही जो बुआई की पूरी प्रक्रिया होती है वो एक बार में ही संपन्न होती है। जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करने के लिए करते समय जो है किसान को ना तो खेत को जुताई करना पड़ता, बुआई भी। इस मशीन के उपयोग से खेत की जुताई भी होती है और सबसे जो आवश्यक है वो ये है कि इस मशीन में उतनी ही जुताई होती है जितनी एक अंकुरण के लिए अच्छी टिल्थ की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये बहुत उपयोगी मशीन है। हैप्पी सीडर का उपयोग करके किसान एक बार में ही अपनी खेत की जुताई भी कर सकता है, बुआई भी कर सकता है, बुआई के बाद बीज को ढक भी सकता है, समतलीकरण भी कर सकता है। साथ साथ जो वानस्पतिक आवरण जो फसल का अवशेष हमारे खेत में बचता है उससे मल्चिंग भी होती है। ये एक बहुत उपयोगी मशीन है। अगर किसान हमारे इसका उपयोग करते हैं तो एक बार में ही सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इससे जीरो टिलेज मशीन हैप्पी सीडर का उपयोग करने से जीरो टिलेज बुआई से लागत में भी कमी होती है, चूँकि 3-4 बार जो ऑपरेशंस करने पड़ते हो एक ही बार के उपयोग से मशीन से हो जाता है। और लागत कम होने के साथ साथ हमारी जो है वो अब बीज का अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है इसके उपयोग से। जी, बहुत अच्छी बात बताई। जीरो टिलेज से मशीन के बारे में, जुबाई के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। आइए डॉक्टर साहब से हम जानते हैं और भी अन्य कृषि यंत्रों के बारे में। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ और कृषि यंत्रों के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, बहुत सारे अभी हमारे मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो गई है, यंत्र सब बहुत सारे आ गए हैं, एडवांस मशीनरी उपलब्ध हैं। तो ज़्यादातर जो है मशीन्स का ही उपयोग हो रहा है। तो मशीनों का उपयोग करके जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वैसी मशीनें उपलब्ध हैं। उस प्रकार की मशीनें और भी उपलब्ध हैं, तो हमारे किसान भाई आवश्यकता अनुसार मशीन का चुनाव कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। कृषक भाइयों, हमारे बीच में सफल किसान जयराम गायकवाड़ जी भी मौजूद हैं।
आइए हम जयराम जी से बात करते हैं। जयराम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं पुनः आपका। जयराम जी, जैसा कि रबी की फसलों की चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है जी, आप क्या कहेंगे रबी की फसलों की तैयारी हमें किस प्रकार करना चाहिए? अभी तो क्या है कि गाय का समय चल रहा है। गाय होने के बाद में अपना जितना कृषि इन्वेस्ट निकल रहा है, जैसे मक्का के ढनेरे है, गन्ने की भी कटाई चालू हो जाएंगी, गन्ना बाड़ी के बांध है, धान का पुआल है, इनको सब अपन अपने अनाज को तो सुखा के रख ले और इसको भी बढ़िया अच्छे से ढक करके रख दे, अपने गौवंशों को खिलाए। और जो गेहूं में जो गाय हुई थी उसका जो अपन ने जो गौपालन से जो अपने पास में कृषि इन्वेस्ट जो गोबर निकला, वर्मी कंपोस्ट निकला, इसको अपन अभी बढ़िया ज़मीन बनाने के बाद में अपने खेती में डाल दे, बढ़िया उससे फैला दे और उसके ऊपर बो दे। और गौमूत्र और अपना नीला तोता से बीज उपचार करके उसको बो देते। हम लोग जैविक खेती करते हैं, परंपरागत खेती करते हैं, तो हम इसी विधि से करते हैं। पूरा वर्मी कंपोस्ट हम खेती में फैला देते हैं और उसके बाद में हम गेहूं, चना जिसकी बुआई करते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है और हमारे बीच हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. तिवारी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं फसल उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र सागर से, और साथ ही सफल किसान श्री जयराम गायकवाड़ जी भी हमारे बीच मौजूद हैं ग्राम बघोली बैतूल से। आप दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि जयराम जी ने कहा कि जैविक खेती करते हैं, ज़्यादातर जैविक खेती ही होती है। जैविक खेती के बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से कितनी आवश्यक है जैविक खेती आज के इस युग में? जी, जैसा अभी गायकवाड़ साहब ने बताया, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती ये अभी बहुत समय की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि अभी हमारे खेती में रसायनों का असंयमित और असंतुलित उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारे न कि मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, जैविक खेती करें। और सबसे पहले उसमें ये आवश्यक है कि जो अगर हम प्राकृतिक खेती करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने जो देसी गाय है उसको संरक्षित करें। देसी गाय प्राकृतिक खेती के लिए बहुत आवश्यक है, और प्राकृतिक खेती एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें किसान अगर एक देसी गाय पाल लेता है तो वो कम से कम उससे एक देसी गाय से 10 एकड़ ज़मीन को वो पोषित कर सकता है। बीज उपचार से लेकर के और जो खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसकी भी सब पूर्ति उसी देसी गाय से की जा सकती है। इसमें देसी गाय का गोमूत्र और गोबर, ताज़ा गोबर, उसको मिला करके और बीज उपचार से लेकर के और कीड़े बीमारी मारने तक की भी सब दवाएं इसी से ही तैयार की जाती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम देसी गायों को संरक्षित जी करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि जयराम जी ने भी बताया था कि वे समग्र खेती करते हैं, साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं, तो हमारे कृषक भाई, किसान भाई भी समग्र खेती करें। और डॉक्टर साहब ने बताया है कि देसी गाय और उससे निकलने वाला जो गोबर है, उसकी जो खाद है वो अत्यंत उपयोगी खाद है। डॉक्टर साहब, आपने मिट्टी की यानी कि सॉइल टेस्टिंग के भी बीच में बात करी थी, तो कितनी आवश्यक है, मृदा परीक्षण कितना आवश्यक है, इसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ जी, देखिए मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम खेती कर रहे हैं लगातार, लेकिन कई वर्षों से हमारी मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ। तो मिट्टी परीक्षण आवश्यक है। उसका फ़ायदा ये है कि जैसे हमारे किसान भाई जो ज़मीन में असंतुलित और असंयमित रूप से रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम मिट्टी परीक्षण कर लेते हैं तो उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है या पोटास की कमी है। जिस चीज़ की कमी हो उसी को हम खेत में प्रयोग करें। और सबसे बड़ा आवश्यक ये होता है कि मिट्टी परीक्षण कम से कम 3 साल में एक बार आवश्यक रूप से करें। मिट्टी परीक्षण करने के बाद जो भी उसके परिणाम आते हैं, उसी आधार पर फर्टिलाइज़र की डोजेस तय होती हैं कि हमको कितनी डालना है। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हमको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत है, फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस देने की ज़रूरत है।
लेकिन बिना मिट्टी परीक्षण किए क्या होता है कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर एक जो फसलों के लिए अनुशंसित मात्रा है, जैसे हम गेहूं की बात करें तो हमको 120 किलो नाइट्रोजन देना है तो वो दे ही रहे हैं। लेकिन अगर हम मिट्टी परीक्षण कर लें तो हो सकता है हमारी ज़मीन में 120 किलो के बजाय 60 किलो में ही नाइट्रोजन में काम चल जाए। तो ये बहुत आवश्यक है, इससे हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य सुधरेगा और साथ साथ जो है वो पैदावार में भी वृद्धि होगी। जी, मिट्टी परीक्षण अत्यंत अनिवार्य है, चाहे फसल कोई भी हो, लेकिन यदि मिट्टी यानी कि मृदा परीक्षण यदि करवाते हैं किसान भाई तो निश्चित तौर से उनको लाभ ही होने वाला है। डॉक्टर साहब, गेहूं की फसल की बात अभी आपने करी, तो गेहूं की जो अधिक पैदावार देने वाली जो फसलें हैं इनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। वो कौन सी फसलें हैं जिनसे अधिक पैदावार हो और किसान भाई उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें? हाँ जी, गेहूं की बहुत सारी उन्नत किस्में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी विकसित की गई। जैसे अभी 2 साल पहले ही एक किस्म निकली है JW 1323। ये बहुत अच्छी किस्म है, जिन किसान भाइयों के पास भरपूर पानी की व्यवस्था है JW 1323 किस्म अगर लगाते हैं तो इससे पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। साथ साथ इनमें जो अभी किस्में डेवलप की गई हैं ये बायोफोर्टिफाइड हैं। इनमें सूक्ष्म तत्व जिनको मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, जैसे जिंक है, आयरन है, इनकी भी इसमें मात्रा बहुत पर्याप्त मात्रा में रहती है। JW 1323 है। इसके अलावा जो है ICAR के संस्थान से HI 1650, HI 1655 और गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली जो करनाल से वैरायटी विकसित की गई है वो DBW 187 कर्ण वंदना, ये पूरे हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम पैदावार देने वाली किस्म है। तो इस किस्म को अगर किसान भाई लगाते हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा पैदावार होती है। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो युवा है, जो किसान है, वो सीधे तौर से तकनीक से जुड़ा हुआ है सीधे, तो कितना फ़ायदा वो इन सब चीज़ों का ले पाता है, जानकारियाँ कितनी ज़्यादा वो ले पाता है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। आजकल हमारा जो युवा वर्ग है वो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और सब जो है स्मार्टफोन उपयोग कर रहे हैं। अभी हमारा प्रसार, खेती का भी प्रसार तंत्र इतना स्ट्रांग हो गया है कि सब कुछ जो है वो किसानों के बीच तुरंत पहुंचता है। जैसे हमने किसानों का एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप का भी ग्रुप बना रखा है। जैसे अभी गेहूं बोने का समय आ रहा है तो हम गेहूं उत्पादन की तकनीक से लेकर के उन्नत किस्में, कब कितनी खाद डालें, कब क्या करें खेती में, इस सब का हम एक लिटरेचर बना करके और उस व्हाट्सएप समूह में डालते हैं, किसानों के पास इमीडिएटली पहुंच जाता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा पंपलेट्स भी जारी किए जाते हैं और हमने किसानों का एक समूह बना रखा है पूरे ज़िलों का, जिसमें हम उनको मोबाइल पर एडवाइजरी देते हैं। किसान मोबाइल संदेश ही बोलते हैं उसको, उस कार्यक्रम को। उससे हम किसानों को एट ए टाइम लगातार 60,000 65,000 किसानों को एट ए टाइम मैसेज चला जाता है और वो किसान उसको पढ़ करके कि हमको कौन सी वैरायटी लगानी है, कब कितनी खाद डालनी है, कब हमको कीड़े मारने वाली दवा डालनी है और कब हमको क्या तकनीक अपनाना है। इसका ही फ़ायदा हो रहा है कि मध्य प्रदेश हमारा जो है गेहूं उत्पादन में पंजाब और हरियाणा से बहुत आगे निकल गया है। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है और हमारे बीच हैं विशेषज्ञ डॉक्टर SK तिवारी जी, जो कि वैज्ञानिक हैं फसल उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र सागर से, और साथ ही सफल किसान श्री जयराम गायकवाड़ जी भी हमारे बीच मौजूद हैं ग्राम बघोली बैतूल से। आप दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आइए जयराम गायकवाड़ जी से बात करते हैं। गायकवाड़ जी, आप एक लंबे समय से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं जी। आपने कई पुरस्कार भी जीते हैं खेती में जी। और साथ में आपने देश विदेश की यात्राएं भी करी हैं। जी। जयराम जी, आप अपना अनुभव हमारे कृषक भाइयों के साथ साझा कीजिए, कैसा अनुभव रहा, और ख़ासतौर से यदि हम बात करें कि खेती में किस प्रकार से लागत को कम किया जाए और किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकें, इसके बारे में आप कृषक भाइयों को बताइए। देखिए कृषक भाइयों, लागत करने का एकमात्र उपाय है अपने पास में जितना कृषि इन्वेस्ट निकल रहा है
गेहूं का भूसा, धान का पुआल, मक्का के ढंढेरे, गन्ना बाड़ी के बांड, जो भी कृषि इन्वेस्ट अपने पास में निकल रहा है, अपने पास में इतना गौवंश तो चाहिए कि उसका खाद बन जाए। आपने देखा है, आपके पास में भी थोड़े बहुत गौवंश होंगे, आपने देखा शाम को अपन जानवर को गौ माता को अपने चारा डालते, गोहान में चारा डालते, सुबह अपने को गोबर मिलता है। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मशीन है जो 12 घंटे में आपके कृषि इन्वेस्ट का खाद बना दे। अपनी गौ माता ऐसी एक मशीन है जो 12 घंटे में आपके कृषि इन्वेस्ट का खाद बना के देती है। ऊपर से बछड़े भी देती है, दूध भी देती है, अमृत तुल्य दूध देती है। और उससे आगे चल कर के अपन इस गोबर से गैस निकाल करके, इसमें गैस होती है मीथेन गैस, जो गोबर में थोड़ी गर्मी उत्पन्न करती है, इस गैस को निकाल करके अपन अपने घर में चूल्हा जला सकते हैं। उससे गोबर गैस का उपयोग करके अपना चूल्हा जला सकते हैं। हम तो जनरेटर भी चलाते हैं, हम लोग दूध का मावा बनाते हैं तो मावा मेकर भी चलाते हैं गैस से। तो इसका उपयोग करने के बाद में फिर गोबर, आपने देखा होगा कि सैलरी जो निकलती है गोबर गैस की, वो पूरी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में इसको वर्म बड़े चाव से खाता है, केचुआ बड़े चाव से खाता है। तो जैसा ये घास चारा गौमाता के पेट में से निकलने के बाद में 10 गुना पावरफुल खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है गोबर के रूप में, वैसे ये सैलरी जो गोबर गैस से निकली वाली सैलरी रहती है, वर्म के पेट से निकलने के बाद में और 10 गुना पावरफुल हो जाती। फिर जिस धरती माँ से अपन ने इस कृषि इन्वेस्ट को, जिस चारे भूसे को अपन ने जिस धरती माँ से लिया था, उसके पास में पहुँचा दीजिए। और इसके पास में होने के बाद में फिर अपने को रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इससे उत्पादित अनाज हम लोग तो गेहूँ, गुड़, तुअल दाल, चना दाल, सारी चीज़ों का हम प्रोसेस करके सप्लाई करते हैं, तो उसके अच्छे रेट मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती करने के से क्या होता है कि लागत मूल्य में बहुत कमी आ जाती है। लागत मूल्य में कमी आने के बाद में अपने को उसका अधिक दाम भी मिल जाता है। उसका जो जैविक उत्पाद रहते हैं उसका मूल्य निर्धारण अपन स्वयं कर सकते हैं। और हम लोग तो हमारे वस्तुओं का, हमने हर चीज़ का मूल्य निर्धारण करके रखा है। हम हमारे वस्तुओं का मूल्य निर्धारण खुद करते हैं। तो इससे लागत मूल्य में भी कमी आ जाती है जी। और अपने को आय भी ज़्यादा हो जाती है जी। तो कृषक भाइयों को जैसा कि जयराम जी ने बताया कि किस प्रकार से वे पशु पालन करते हैं और पशुओं के द्वारा जो गोबर से निकलने वाली जो खाद है उसका इस्तेमाल वे अपने खेतों में करते हैं। इस प्रकार से लागत में एक तरीके से बहुत कमी आ जाती है। वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी उस खाद का उपयोग किया जा रहा है। गोबर गैस से निकलने वाली स्लेरी भी बहुत अच्छी एक खाद बन रही है और ऑर्गेनिक खेती के जो फ़ायदे हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमें जयराम जी ने दी हैं। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे की तरफ। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। इससे बात करना चाहेंगे, अंत में हम यही पूछना चाहेंगे कि रबी की फसलों के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को, कृषक भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? जी, रबी की फसलें जो भी है किसानों के लिए एक सबसे ज़रूरी संदेश ये है कि गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करें और बीज जहाँ से भी लेते हैं एक ऑथेंटिक किसी संस्था से ही लें। क्योंकि और लेने के समय में जो है सबसे पहले देखें कि जो बीज प्रमाणित है उसका ही उपयोग करें और साथ साथ अपनी फसलों की अच्छी तैयारी कर लें। जी जयराम जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि रबी की फसलों के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? रबी की फसलों के बारे में अधिकतर हो सके तो अपन ऑर्गेनिक में होकर खेती करें। उसमें जैसे चने में कुछ वो आती है, व्याधि आती है, कुछ कीट व्याधि आती है, तो उस पर अपने गौमूत्र है और नीम काढ़ा है। लोग गौमूत्र इकट्ठा कर ले, गौमूत्र इकट्ठा करने के बाद में उसमें नीम की पत्ती डाल दे और 4-5 दिन के बाद में आपकी नीम की पत्ती सफ़ेद पड़ जाएगी। उसका 1 लीटर, एक टंकी में 1 लीटर वो डाल के, दवाई डाल करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। नीम के स्प्रे का जो आपने उपयोग बताया वो बहुत अच्छा उपयोग बताया। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे कृषक भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जयराम जी, आप भी प्रोग्राम में आए और आपने अपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे कृषक भाइयों के साथ साझा करी। धन्यवाद। आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में समय हो गया है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री किसान योजना की किश्त जारी, फार्मर आईडी अनिवार्य, किसान के लिए बांस बना खास, एलोवेरा की खेती में रखें सावधानी और खेती के लिए युवा हैं उत्साहित।
और अब खबरें विस्तार से। किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। योजना की दूसरी किश्त मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में जारी की गई। प्रदेश के 81 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। दूसरी किश्त में किसानों के खाते में 2000 की राशि जारी की गई है। देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये 2-2000 रुपये की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य में पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि दे रही है, जिससे राज्य के किसानों को एक साल में कुल 12000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। फार्मर आईडी 30 नवंबर तक बनवाई जा सकती है। किसान ऑनलाइन स्वयं अथवा स्थानीय युवा सर्वेयर, नागरिक सुविधा केंद्र, पटवारी सहकारी समिति या पीडीएस की दुकान के माध्यम से अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिसंबर माह के बाद उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर आईडी होगी। सरकार द्वारा बांस की खेती को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान बांस की खेती से मुनाफा भी कमा रहे हैं। मंडला जिले के भुआ बिछिया गांव के किसान सुदेश नामदेव के लिए बांस की खेती इसलिए भी खास बन गई क्योंकि इससे उन्हें खूब लाभ तो हुआ ही, साथ ही उन्हें एक नई पहचान भी मिली। शुरुआत में 1 एकड़ बंजर जमीन में किसान ने बांस उगाए थे, जिसका रकबा अब बढ़कर 100 एकड़ तक पहुंच गया है। उनके द्वारा उत्पादित बांस का उपयोग फर्नीचर, अगरबत्ती, आइसक्रीम स्टिक के लिए तो होता ही है, लेकिन बैम्बू टी ने सुदेश नामदेव की किस्मत ही बदल दी। औषधि गुणों से भरपूर बांस की पत्तियों से बनी चाय की मांग आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ महानगरों में भी खूब बढ़ गई है। सुदेश नामदेव की प्रेरणा से अन्य किसान भी बांस की खेती कर रहे हैं और उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर केवी सहारे के मार्गदर्शन में किसान नामदेव अन्य किसानों को बांस उगाने और बैम्बू टी बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। किसान के इस नवाचार से उन्हें तो लाभ मिला ही है, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। धृत कुमारी, जिसे ग्वार पाठा या अंग्रेजी भाषा में एलोवेरा कहते हैं, एक औषधीय पौधा है। ये साल भर हरा भरा रहने वाला पौधा है। इसके औषधीय गुणों को देखते हुए एलोवेरा की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब यह देश के सभी भागों में उगाया जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे बहुत ही कम पानी तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी आसानी से उगाया जा सकता है। पौधे की रोपाई के लिए भूमि की 1-2 जुताई के बाद खेत को पाटा लगाकर समतल बना लें। इसके बाद क्यारियों में 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को रोपित करें। आमतौर पर इसे कम उपजाऊ जमीन में लगाते हैं और कम खाद और उर्वरक के भी इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खेती में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई अच्छी रहती है। करीब साल भर के भीतर ही एलोवेरा की पत्तियां काटने के लिए तैयार हो जाती हैं। सरकार द्वारा खेती और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ढेरों योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकारी प्रोत्साहन, सहयोग और मार्गदर्शन के चलते अब बड़ी संख्या में युवा भी खेतों और खेती से जुड़ रहे हैं। नर्मदापुरम के एक ऐसे ही युवा किसान हैं ऋतिक शुक्ल, जो न सिर्फ खेती कर रहे हैं बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी अपने खेतों में बना रहे हैं। इस खाद का प्रयोग वो अपने खेतों में तो कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। गोविंद नगर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में ऋतिक शुक्ल ने जैविक खाद बनाना सीखा। पूरी तरह प्राकृतिक रूप से तैयार इस खाद की मांग आसपास के इलाकों में बनी रहती है। कृषि विषय में ग्रेजुएट ऋतिक शुक्ल अब खाद की ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।